हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डेंटल हिस्टोलॉजी। कल अभी जो मैंने आपको डेवलपमेंट जो हमारा क्वेश्चन था, डिस्क्राइब द डेवलपमेंट एंड इरप्शन ऑफ टीथ, उसका जो फर्स्ट पार्ट था जिसमें मैंने आपको कंप्लीट डेवलपमेंट के बारे में अच्छे से बताया, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड आंसर दिया, उसमें कौन से डायग्राम आपको बनाने हैं वो बताया। तो अपनी इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। पहले वाली वीडियो में मैंने इसलिए ज़्यादा नहीं पढ़ाया, इरप्शन को डिफाइन नहीं किया क्योंकि हमारी बहुत लंबी वीडियो बन जाती। इस वजह से जो अपनी नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैं आपको कंप्लीट इरप्शन के बारे में भी बताऊंगी, उसका टाइम पीरियड बताऊंगी, कौन सा दांत कब इरप्ट होता है, कितना टाइम लगता है, ये सब इस वीडियो में आपको समझाया जाएगा। और इस वीडियो को और उससे पहले वीडियो को मिलाकर पूरा कंप्लीट आंसर होता है डेवलपमेंट वो डिस्क्राइब द डेवलपमेंट एंड इरप्शन ऑफ टीथ का। तो इसलिए आप दोनों वीडियो को अच्छे से देखो, अच्छे से समझो। और अगर आपको ये जर्नी PYQ की जर्नी बहुत अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और बहुत ज़्यादा लोगों तक शेयर करो ताकि आराम से लोग डेंटल हिस्टोलॉजी के डेंटिस्ट्री को समझ सकें और इसकी इम्पोर्टेंस लोगों को पता लगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज हम पढ़ने वाले इरप्शन ऑफ टीथ, जो हमारी कल की वीडियो में थोड़ा पार्ट रह गया था वो बताना है। तो टूथ इरप्ट इज द मूवमेंट ऑफ टूथ फ्रॉम इट्स डेवलपमेंट पोजिशन इन बोन टू इट्स फाइनल फंक्शन एंड पोजिशन। इरप्शन का मतलब होता है, टूथ इरप्शन का मतलब होता है कि टूथ जो हमारे दांतों के निकलने से लेकर उसकी पूरी कंप्लीट मूवमेंट और उसके फंक्शन तक, ये पूरा प्रोसेस जो होता है वो इरप्शन में आता है कि दांत निकलने के बाद उसका मूवमेंट कैसा हो रहा है, वो कैसे सॉकेट में अटैच है। तो ये सब चीजें जो आती है वो इरप्शन में ही आती हैं। तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट तरह के फेज होते हैं। सबसे पहले होता है इसमें प्री इरप्टिव फेज। प्री इरप्टिव फेज जो होता है उसमें दांत क्या होता है, निकलना शुरू होता है। मूवमेंट ऑफ टूथ जम इनसाइड जो बिफोर इरप्शन। इसका मतलब है टूथ जम जो होता है वो जो हमारा जो होता है उसके अंदर क्या करता है, मूव करता है। टूथ मूव थ्रो बोन ओरल कैविटी रीच ओक्लूजल फेज। जो हमारी टूथ का मूवमेंट होता है वो टूथ की बोन, जो हमारी दांतों की हड्डी होती है, वो टूथ की बोन से निकलकर कहाँ आता है, ओरल कैविटी में आता है। ठीक है, जो हमारा दांत इरप्ट होता है वो जो टूथ की बोन होती है नीचे की, उससे निकलकर हमारी ओरल कैविटी जो होती है उसमें आता है। इवेंट्स क्या होते हैं, रूट फॉर्मेशन, बोन रिमोल्डिंग, फॉर्मेशन ऑफ पीडियल, रिड्यूस इनेमल एपिथेलियम फ्यूज विद ओरल एपिथेलियम टू फॉर्म जंक्शनल एपिथेलियम। इसका मतलब है कि इवेंट्स क्या क्या, मतलब जो हमारा प्री फंक्शनल फेज होता है उसमें हमारा दांत जो होता है वो इरप्ट होना शुरू हो जाता है, हमारी ओरल कैविटी में आ जाता है। और क्या क्या होता है इसमें, रूट का फॉर्मेशन होता है, बोन रिमोल्डिंग होती है यानी बोन में चेंजेस आते हैं, पेरिडोंटियम लिगामेंट फॉर्मेशन होता है। मैंने आपको बताया था रूट फॉर्मेशन के टाइम पे ही पेरिडोंटियम बनने लगता है। रूट फॉर्मेशन कब होता है, इरप्शन के बाद होता है। रिड्यूस इनेमल एपिथेलियम, जो हमारी इनेमल एपिथेलियम होती है वो कमजोर होने लगती है, रिड्यूस यानी कम होने लगती है। और फ्यूज विद ओरल एपिथेलियम, और ओरल एपिथेलियम के साथ फ्यूज होके क्या बनाती है, जंक्शनल एपिथेलियम का फॉर्मेशन करती है। यानी इरप्शन के प्री इरप्शन के टाइम पे जो हमारी एनिमल एपिथेलियम होती है उसका वो रिड्यूस होके ओरल एपिथेलियम के साथ मिलकर जंक्शनल एपिथेलियम का फॉर्मेशन करती है। प्री इरप्शन फेज आपने देखा, उसके बाद हम देखते हैं पोस्ट इरप्शन फेज। टूथ एडजस्टेंट इट्स पोजीशन टू compensate for occlusal wear, interproximal wear, vertical growth of jaw, continuous remolding of पेरिडोंटियम लिगामेंट एंड बोन। जो हमारा ओक्लूजल वियर है, जो हमारे पीछे के जो दांत होते हैं ना, ओक्लूजल वियर होता है वो कंपनशिएट करता है। इंटरप्रोक्सिमल वियर कॉन्टिन्यूस पेरिडोंटियम लिगामेंट एंड बोन रिमोल्डिंग। ये सब कौन से फेज में होती है, पोस्ट इरप्शन फेज में होती है। जो हमारा पोस्ट इरप्शन फेज होता है उसमें ये सारी चीजें होती हैं। अब हम पढ़ते हैं कि कौन सा टाइम पीरियड होता है इरप्शन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इरप्शन का कौन सा टाइम पीरियड होता है, जो हमारे सेंट्रल इंसाइजर्स होते हैं वो 6 से 10 महीने में हमारे क्या होता है, एज जो होती है 6 से लेके 10th मंथ के जब हम होते हैं तो सेंट्रल इंसाइजर क्या होने लगते हैं, इरप्ट होने लगते हैं। लेटरल इंसाइजर 10 से लेके 16 महीने के टाइम पीरियड में इरप्ट होने लगते हैं। जो हमारा फर्स्ट मोलर होता है उसका टाइम पीरियड क्या होता है, 14 से 18 मंथ। केनाइन का टाइम पीरियड होता है 17 से 23 मंथ। ठीक है, ये हमारी इरप्टिव एज होती है। और सेकंड मोलर के क्या होता है 23 से 31 मंथ।
ठीक है, आगे देखते हैं हमारे परमानेंट टीथ के बारे में। जो हमारा फर्स्ट मोलर होता है, कौन सा होता है फर्स्ट मोलर, वो इरप्ट होता है 6 से 7 साल के। जब हम 6 से 7 साल का बेबी होता है उस टाइम में हमारा फर्स्ट मोलर निकलता है। सेकंड जो सेंट्रल जो इंसाइजर है वो भी 6 से 7 साल के टाइम पे ही निकलता है। लेटरल इंसाइजर का टाइम होता है 7 से 8 साल। फर्स्ट प्रीमोलर का टाइम होता है 10 से 11 साल। सेकंड प्रीमोलर होता है 11 से 12। किनाइन भी 11 से 12 साल होता है। सेकंड मोलर जो होता है 12 से 13 साल और थर्ड मोलर होता है 17 से 21 साल। ये क्या होता है, इरप्शन टाइम होता है हमारा अलग अलग दांत का। परमानेंट टीथ का इरप्शन टाइम होता है, जो प्राइमरी टीथ होते हैं उसका इरप्शन टाइम क्या होता है, ये हमारे प्राइमरी टीथ का इरप्शन टाइम है और ये हमारे परमानेंट टीथ का इरप्शन टाइम है। ठीक है, इसके बाद बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि ये वाला टाइम पीरियड जो होता है वो बच्चों को याद नहीं रहता, या फिर वो इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि क्या चीज़ कब इरप्ट हुई थी। तो इसके लिए एक ट्रिक है, अगर आपको वो जाननी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि हाँ हमें वो जाननी है। उसके लिए मैं आपको एक पर्सनल अलग से वीडियो बना के दूंगी, इसमें पूरी ट्रिक होगी ताकि आप इजीली रिकॉल कर सके कौन सा जो दांत होता है परमानेंट का कौन से टाइम पीरियड में इरप्ट होता है, या प्राइमरी जो टीथ होते हैं हमारे वो कौन से टाइम पीरियड में इरप्ट होते हैं। तो चलिए, ये हमारा जो सेकेंड पार्ट था इरप्शन फेज, वो भी हमने इस वीडियो में कंप्लीट कर लिया। तो आपको जो डिस्क्राइब द डेवलपमेंट एंड इरप्शन ऑफ टीथ, ये पूरे का पूरा आंसर आपको मिल गया इससे पहली वाली और इस वीडियो को मिलाकर। तो चलिए आज की वीडियो को हम यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। ये जो हमारा 5th पीवाईक्यू था बहुत इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू था, डेवलपमेंट के साथ साथ इरप्शन के बारे में पूछा गया था। तो कभी कभी ये ट्रिकी से क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें दो जो टॉपिक है वो एक साथ मिक्स करके पूछे जाते हैं। तो आप आराम से इन क्वेश्चंस को लर्न करके आंसर को लर्न करके अपने एग्जाम में अच्छे से स्कोर कर सकते हैं और मेरे साथ जुड़कर पूरी डेंटल हिस्टोलॉजी को बहुत सिंपल वे में समझ सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को हम यहीं पर ही एंड करते हैं और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, अगर आपको चैनल अच्छा लगता है, आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। तो चलिए, और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको मेरा पढ़ाना या फिर मेरे सिंपल वे में पढ़ाना अच्छा लग रहा है, कितना समझ आ रहा है और कौन सा टॉपिक है जो आप समझना चाहते हैं। चलिए आज की वीडियो को यहाँ पर ही एंड करते हैं। बाय बाय।